एकदम से एक धमाका हुआ है, सोशल मीडिया का धमाका। ओके। और इस धमाके को समझने के लिए शायद हम तैयार नहीं थे। तो बड़ी मासूमाना किस्म की जो है ना वो थ्रेट दिया करते थे, यार मसूद भाई नहीं करें, छोड़ दी इस चीज़ों को, आपको पता है यार 6-6 रुपए की गोली मिलती है, वो आएगा कोई पान जब आया हुआ दुबला पतला सा, ऐसे 2 गोलियां मारेगा चला जाएगा यार। अब ऐसी जगह पे काम करने में मसला ये होता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ये समझती हैं कि ये दूसरी तरफ जाके मिली है, और आप इस तरफ काम कर रहे हो तो वो समझते हैं कि ये इनके लिए काम कर रहा है, तो आप बड़े वर्नरेबल होते हो। उनको मौका मिलेगा तो वो मार देंगे, इनको मौका मिलेगा तो वो मार देंगे। बीच समंदर में समंदर आपका में, ऑलरेडी गहरे सेलिंग। समंदर में हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर क्रैश हो गया। Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching Sapiens Experience. In today's podcast, we are featuring one of the pioneer anchors from Pakistan media industry. पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री की जब बात होती है तो एक ट्रेंड शुरू हुआ था प्राइवेट चैनल्स के लॉन्च होने का, एंड हु बेटर देन हिम ऑन दिस पॉडकास्ट, मिस्टर मसूद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much, Masood Saab, for joining us in this podcast, and it's a pleasure having you on this platform. सेम हियर, सेम हियर। एंड हम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी काफ़ी बात कर रहे थे, एंड पहले भी हमारी जितनी बात हुई है तो उसमें हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं किस तरह चीज़ें इवॉल्व हुई एंड टाइम के साथ साथ हमने चेंज होते हुए भी देखा। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टार्टिंग फेज़। स्टार्टिंग फेज़ की जब हम बात करते हैं तो हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा दुबई की तरफ, एंड टॉकिंग अबाउट ARY वन वर्ल्ड। यू वर एसोसिएटेड टू ARY वन वर्ल्ड, उसके बाद आप जियो में आए। द जाइगेंटिक चैनल्स ऑफ इवन टुडे अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि एक स्टैंडिंग रखते हैं मीडिया में भी एंड पब्लिक में भी। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन ARY वन वर्ल्ड एंड उसके बाद अभी तक का एक्सपीरियंस, एंड चीज़ें किस तरह चेंज हुई है फ्रॉम दैट टाइम टिल द डेट। मेरे ख्याल में ARY वन वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस था ना, उससे पहले का एक्सपीरियंस ज़्यादा दिलचस्प है। ओह इंटरेस्टिंग। और वो ये है कि मैंने कोई 96 में रेडियो पाकिस्तान पर एक तलबा का प्रोग्राम होता था, बज़्म तलबा, वो ज्वाइन किया। तो मैं यूज़ टू था रेडियो के साथ, टीवी का उस वक्त वजूद भी नहीं था। 2002 में मैंने इंडस न्यूज़ ज्वाइन किया। इंडस पाकिस्तान का पहला प्राइवेट न्यूज़ चैनल था, और वो एनालॉग दौर था, डिजिटल दौर नहीं था। उसमें वो ऑनलाइन कुछ नहीं होता था, सब मैनुअल होता था। तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा दिलचस्प, ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो तकरीबन मुझे वहाँ पर 1.5-2 साल मैंने जो काम किया, तो उसमें मैंने मैनुअली चीज़ें सीखी। लाइट कैसे होती है, कैमरा कैसे होता है। उस वक्त एडिटिंग बड़ी मुश्किल चीज़ थी। एडिटिंग के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होते थे वो बहुत पुराने थे, बहुत कमज़ोर सिस्टम हुआ करते थे। तो उस ज़माने में जो मैंने काम सीखा, जब ARY पहुँचा तो ARY वन वर्ल्ड दुबई नई दुनिया थी, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा था, ऑनलाइन चीज़ें हो रही थी, तो वो एक बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस था। तो मैं समझता हूँ कि वो जो मैंने कराची में जब काम किया है इंडस के साथ, वो ज़्यादा दिलचस्प था। अच्छा, इसके साथ ही जैसा आपने मेंशन किया कि यू वर पार्ट ऑफ इंडस न्यूज़ एज वेल 2002 के अंदर, लेकिन यूजुअली जो लोगों को लगता है उनको ये आइडिया होता है, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, काफ़ी अर्से तक मुझे भी ये लग रहा था कि जियो वाज द फर्स्ट प्राइवेट चैनल ऑफ पाकिस्तान जो कि न्यूज़ प्रेजेंट नहीं करता नहीं था। नहीं। तो थोड़ा सा इंडस न्यूज़ के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि हाउ दिस आइडिया केम अप, एंड खासतौर से जब आप प्राइवेट चैनल, क्योंकि उस टाइम पे यू वर एसोसिएटेड टू रेडियो पाकिस्तान, एंड एक प्राइवेट चैनल में आना, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट या हाउ इजी वाज इट? एक्साइटमेंट लेवल था उस टाइम पे भी? रेडियो पाकिस्तान के साथ भी हम क्योंकि मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते हफ्ते में 1-2 प्रोग्राम करते थे, तो उसमें भी कोई सेगमेंट करते थे, और वो भी खुद जाकर लिखना भी होता था, रिकॉर्ड भी करना होता था, कभी कभी वाह। एडिट भी करना होता था। तो पूरा प्रोडक्ट बना कर देना होता था, और वो स्पूल्स होते हैं उनके ऊपर, और वो 50-60 साल पुराना इक्विपमेंट सारा उसमें काम करना। और फिर रेडियो पाकिस्तान खुद एक फैसिनेटिंग सी चीज़ ना, कि कौन कौन से लेजेंड्स यहाँ पर आकर काम करके गए, और वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो वो सिर्फ इतना ही ताल्लुक़ था, मगर बहुत गहरा ताल्लुक़ था। और उस वक्त के वो तमाम लोग जो बाद में FM रेडियोज़ में आए, टीवीज़ में आए, रिपोर्टिंग में आए, वो सब के सब तकरीबन बज़्म तलबा में ही काम करते थे, स्टूडेंट्स से सारे, और फिर वो इन इदारों में आए। तो बहरहाल कॉलेज ख़त्म हुआ, हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए, तो ख्याल आया कि यार कुछ अब कमाना भी चाहिए साथ साथ, तो क्या करें, पार्ट टाइम जॉब करते हैं।
तो किसी ने बताया कि यार वो नया एक चैनल आया है, वहाँ पे न्यूज़ कास्टर की ज़रूरत है, उसका नाम इंडस है। कहाँ है? कहने कि जी क्लिफ्टन में रुझानी स्ट्रीट पर। एक दिन तैयार होके पहुँच गए। अब मैं किसी को नहीं जानता, मेरे ख़ानदान में कोई जर्नलिज़्म से किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं खुद अप्लाइड केमिस्ट्री का स्टूडेंट, नहीं पढ़ रहा हूँ कुछ। डिबेट्स करता हूँ, शायरी करता हूँ, होस्टिंग करता हूँ, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोग्राम्स वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन जर्नलिज़्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। बहरहाल वहाँ पहुँचा, किसी ने कहा कि यहाँ हाँ आमिर इसहाक़ सोहरवर्दी साहब होते हैं, वो डायरेक्टर न्यूज़ हैं। मैं दरवाजे पर गया, मैंने गार्ड से कहा कि मुझे आमिर साहब से मिलना है। उसने फ़ोन मिलाया, नाम पूछा, मैंने कहा मेरा मसूद रज़ा है, मसूद साहब मिलने आए हैं आपसे। उसने मुझे बिठा दिया। थोड़ी देर में देखा कि आमिर साहब भागते हुए आए, कहने लगे कि आप? मैंने कहा जी मैं सैयद मसूद रज़ा। कहने लगे अच्छा शाह साहब आइए। मैं समझी शाहिद साहब मुझे कह रहे हैं या शाह साहब, ये क्यों कह रहे हैं? लेके चले गए, अपने सामने बिठा लिया उन्होंने मुझे। चाय मंगाई, पानी मंगाया, चाय मंगाई। शाह साहब कैसे आना हुआ? खबरें पढ़नी हैं। तो उन्होंने एक पेपर लिया और पेपर लेकर मुझे दे दिया कि पढ़ें इसको। मैंने पढ़ना नहीं, कहने आप पढ़ते रहें थोड़ी देर, मैं आता हूँ। थोड़ी देर के लिए चले गए, मैंने भी एक बार पढ़ा और पढ़ के रख दिया। कह लगे शाह साहब पढ़ लिया? मैंने कहा पढ़ लिया। कहते हैं चलें स्टूडियो में। स्टूडियो खुलवाया, पहली मरतबा सीट पे बिठाया, लाइट्स ऑन हुई, जुगाड़ प्रॉम्प्टर, अच्छा। प्रॉम्प्टर प्रॉपर नहीं होता था, एक डब्बा होता था, उसके अंदर एक मॉनिटर रखा होता था बड़ा वाला, और एक शीशा लगा होता था, उसके पीछे ब्लैक कपड़ा होता था, तो उसका अक्स उसके ऊपर आ रहा होता था, कहीं कहीं सुराख होते थे, रोशनियाँ, तो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। पहली मरतबा स्टूडियो में बैठे, उनका पढ़ें, प्रॉम्प्टर चला भी कोई दूसरा बंदा आ रहा है, वो कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं। तो नया एक्सपीरियंस, एक बार पढ़ने में मुश्किल हुई, 2 बार हुई, वो करवाते रहे मुझसे। 3-4 बार उन्होंने मुझसे करवाया। जब फाइनल हो गया, फाइनल पे उन्होंने कहा कि यार ये एडिटर को कि फाइनल वाला एडिट करके अगले डीवी पे दे देना मुझे। और क्या, मुझसे कहा शाह साहब 2 दिन बाद आइएगा। मैं 2 दिन बाद गया, कहने लगे कि आप आने लगे अब। जब मैं जाने लगा, कोई सैलरी तय नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस कहने शाह साहब आने लगे। अच्छा, अब उन्होंने मेरी ग्रूमिंग शुरू कर दी कि खबर कैसे बनती है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, कपड़े कैसे पहनने हैं, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है। उन्होंने ग्रूमिंग शुरू कर दी मेरी। रिपोर्टिंग पे जा रही हैं तो साथ लेके जा रही हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट में तो मुझे बता रही हैं कि ये करें, बड़े भाइयों की तरह। मैंने तकरीबन 1.5 साल वहाँ काम किया। रिकॉर्डेड न्यूज़ होती थी पहले, शाइस्ता वाहिदी हमारे साथ खबरें पढ़ती थी, तारिक मतीन खबरें पढ़ते थे, फरहान शब्बीर हमारे साथ खबरें पढ़ते थे, शाहब महमूद साहब अभी डायरेक्टर न्यूज़ हैं न्यूज़ 1 के, वो हमारे साथ होते थे। हाफिज़ तारिक महमूद साहब अभी डायरेक्टर न्यूज़ हैं समा के, वो हमारे साथ होते थे। आमिर इसहाक़ सोहरवर्दी अब अमेरिका चले गए, तो मासूम रिजवी बोल न्यूज़ के हेड ऑफ़ न्यूज़ हैं अब, तो हम सब साथ होते थे। ये एक्सपीरियंस ये चल ही रहा था मामला कि एक दिन मैं, अच्छा, खबरें भी पढ़ता था, साथ साथ एक प्रोग्राम भी करता था इंडस पर, जिसका नाम था 7 दिन। वो वीकली रिव्यू हुआ करता था। रात में सो जाया करता था 3-4 घंटे के लिए, सुबह उठता था, यूनिवर्सिटी चला जाता था, शाम तक यूनिवर्सिटी में रहता था, फिर घर आता था, फिर 2-3 घंटे सोता था, फिर स्टूडियो आ जाता था। तो इस तरह की ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन सो रहा था, स्टूडियो में फ़ोन बजा। फरहान शब्बीर जा चुका था ARY वन वर्ल्ड। उसने ओके। फ़ोन किया, नए फ़ोन थे उस वक्त, ग़ालिबन वो पॉलीफ़ोनिक टून्स उसमें होती थी, वो मैंने नया-नया ख़रीदा था सैमसंग का। तो बेल उसकी बजी, मैंने उठाया, फरहान का फ़ोन, मेरे दोस्त तू सो रहा है? किस्मत की देवी तेरे दरवाज़े पे दस्तक दे रही है और तू सो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार ये बुला रहे हैं तुझे, 10 दिन में आना है, सुबह कॉल आएगी। सुबह 8 बजे मुझे तारिक वसी साहब हेड ऑफ़ न्यूज़ होते थे ARY वन वर्ल्ड के, उनकी कॉल आई। कह रहे मसूद तुम्हारी शोरील देखी है, बस तुम्हें आना है और 10 दिन है, 10 दिन में आना है। यार मेरे पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं था उस वक्त। ज़बरदस्त। तो उसी दिन मैंने हाफिज़ तारिक महमूद साहब से कहा मुझे शनाख्ती कार्ड बनवाना है। तो उन्होंने मुझे भेज दिया सिंध सेक्रेटेरिएट के पास, एक दादरा का ऑफिस था, वहाँ पर एहतजाज हो रहा था। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा को शहीद कर दिया गया था, मुनव्वर सोहरवर्दी को। तो सब कुछ बंद था, इतना सा दरवाज़ा खुला हुआ था नादरा के दफ्तर का। मैंने जाके नॉक किया, उसने शटर उठाया और मुझे अंदर किया। कोई नहीं था दफ्तर में, मेरा शनाख्ती कार्ड बना। इस्लामाबाद गया, अगले दिन उसने फ़ौरन मुझे पर्ची दी कि जाकर से अपना पासपोर्ट बनवा लो। मैंने अपना पासपोर्ट उस पर्ची पे बनवाया। 10 दिन के अंदर शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा सब मेरे पास था और 10 दिनों में चला गया।
अच्छा मसूद साहब, आपने ये बताया, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इतना ग्रूम करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि आप फर्स्ट बैच के थे एंकर्स के एक तरीके से, तो इस वजह से वो चाहते कि एक एग्जाम्पल सेट हो आने वाले एंकर्स के लिए। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस? मुझे मुझे खुद इस पर हैरत थी। तो मैं दुबई से आता था, तो मैं आमिर साहब से मुलाकात होती थी, भाई हैं, भाइयों की तरह, फैमिली की तरह हैं वो अभी। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखिए मुझसे कोई मिलने आए तो मैं किसी को भेज दूंगा कि आप जाकर मिल लो। ठीक है। आप डायरेक्टर न्यूज़, पाकिस्तान का पहला वाहिद न्यूज़ चैनल, आप आए नीचे, मुझे खुद लेके गए, ऑडिशन लिया, बुलाया, ग्रूमिंग की, भाइयों की तरह रखा, क्यों? तो उन्होंने बताया कि यार मैं जिस वक्त आपकी कॉल आई तो मैं कुछ सोच रहा था, और मैं उस वक्त वहाँ फिजिकली तो मौजूद था मगर मेंटली मौजूद नहीं था। एकदम से फ़ोन की बेल बजी, मैंने फ़ोन उठाया, गार्ड ने कहा कि मसूद साहब आपसे मिलने आए। मैंने कहा मसूद साहब मिलने आ गए मुझसे? मैंने फ़ोन रखा और मैं गोली की तरह नीचे भागा। मैंने कहा क्या मतलब है इसका, मसूद साहब मिलने आ गए? कहने कि मैं हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सोच रहा था और मैं खोया हुआ था। आपको पता है उनका नाम क्या है? उनका नाम मसूद है। इंटरेस्टिंग। वाह। फिर आपसे मुलाकात हुई तो आपने बताया आपका नाम सैयद मसूद रज़ा है, तो आप सैयद भी थे। तो ये किस्मत होती है, ये तकदीर होती है, जो आपको खुद ब खुद लेके चली जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा मसूद साहब, हम प्रोग्राम के स्टार्ट में जब बात कर रहे थे मीडिया चैनल्स की इवॉल्वमेंट के हवाले से, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि व्हाट चेंजेस यू हैव ऑब्जर्व्ड सो फार, खासतौर से प्राइवेट चैनल्स की ऑपरेटिंग में, जिस तरह वो पहले ऑपरेट कर रहे थे अब कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज सो फार। देखिए सोशल मीडिया के आने के बाद, टेक्नोलॉजी चेंज के बाद बहुत बड़ा चेंज आया है। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान के ज़माने की, तो रेडियो हुआ करता था, प्राइवेट पीटीवी हुआ करता था, या अखबार हुआ करते थे, जी। यही ज़रिए थे। फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन उस ज़माने में आना शुरू हुए। अगर आप देखें तो अर्ली 90s से आना शुरू हुए, और वो बहुत रेयरली लोगों के पास होते थे। 2002 के बाद, फिर 2000 के बाद लोग, 2003, 4, 5 में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आए। तो खबरों का जो फ़्लो था वो बहुत स्लो था। लेकिन जब फ़ोन आ गए तो फिर एसएमएस सर्विस शुरू हो गई, लोगों को खबरें मिलना शुरू हुईं। फिर इंटरनेट आ गया लोगों के हाथ में। फिर एंड्रॉयड और एप्पल जैसे सॉफ्टवेयर्स आ गए। फिर उसके बाद आपके पास ऑर्किट, जी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर एक्स, जब ये एप्लीकेशंस आ गई तो अब तो दुनिया इतनी खुल चुकी है कि उस ज़माने में जो अम, चीज़ों को छुपा लिया जाता था, कोशिश कर ली जाती थी, सेंसरशिप हो जाया करती थी, वो अब मुमकिन नहीं रही। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा चेंज तो ये आया। दूसरा चेंज ये आया कि पहले खबरों की तरसील में, न्यूज़ गैदरिंग में वक्त लगता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप पहले भेजें किसी को, वो बंदा मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा है, शूट करेगा, शूट करके वापस आएगा, फिर वो ग्रैब करेगा, ग्रैब करके फिर एक सिस्टम पे आएगा, फिर वो कहीं जाके चलेगा। अब ऐसा नहीं है। अब आपने स्पॉट से खड़े होकर वहीं से लाइव किया और ऑन एयर हो गया। तो चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। अच्छा, उस वक्त चीज़ें स्लो थीं, लेकिन ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सिस्टम से चीज़ें आ रही होती थी। सही। रिपोर्टर ने ली, रिपोर्टर ने डेस्क पर दी, डेस्क ने देखा, एडिटर ने देखा, प्रोड्यूसर ने देखा, फिर उसके बाद चली। टाइम लगता था लेकिन खबर एक ऑथेंटिक प्रोसेस होती के थी। थ्रू आ रही थी। अब क्या है कि अब डायरेक्ट रिपोर्टर और एंकर कभी कभार एकदम साथ मिल जाते हैं, और ना रिपोर्टर समझ पाता है कि इस इवेंट पे खबर क्या है, और ना एंकर समझ पाता है खबर क्या है। और बीच का जो एक बहुत अहम एलिमेंट है, डेस्क या हेड ऑफ न्यूज़ या आप उसे एडिटर कहें, वो मिसिंग हो जाता है। तो चीज़ें रिपोर्टर और एंकर के एंड पर, कि अब उनको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है इस दौरान, और जो सिस्टम है उसको, ज़ाहिर-सी बात है, वो बाईपास तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाईपास अब हो चुका है काफ़ी हद तक। अच्छा, एज मसूद साहब ने मेंशन किया अबाउट ऑथेंटिसिटी, टेल अस अबाउट दिस कि ऑथेंटिसिटी अब जो है यकीनी बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड खास तौर से एज अ व्यूअर के लिए, क्योंकि जो भी न्यूज़ आ रही है उसके लिए वो सच है, भले वो यूट्यूब पे वो खबर देख रहा हो या टीवी चैनल पे देख रहा हो, ट्रू। विदाउट नोइंग कि इसके एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, या इसके पीछे फैक्ट्स हैं भी, या सिर्फ एक किसी की ये एक कहानी है जो किसी ने सोची और वो बनाई और वो आगे फॉरवर्ड हो रही है। टेल अस अबाउट दिस थिंग कि एज अ व्यूअर किसी भी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करने का सबसे किस तरह ईजी वे है। मेरे ख्याल में आपको देखना चाहिए कि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप उस खबर को ले रहे हैं, सोर्स। सोर्स, ट्रू। प्लेटफ़ॉर्म इसलिए कहूँगा कि अगर आप वेब पर देख रहे हैं तो जी। वेब पर इस वक्त हज़ारों वेबसाइट्स हैं, लेकिन उसमें कुछ इदारे हैं, कुछ ऑथेंटिक इदारे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है।
तो जब भी आप कोई खबर देखें तो आप वहाँ जाके चेक कर लें कि वहाँ मौजूद है या नहीं। और अब तो बहुत से इदारों बिफोर फॉरवर्डिंग या आगे उसके ऊपर हाँ, देखिए करने ना, से पहले। अब मैं एक खबर को देखने के बाद अपने ख़ास एंगल से देख सकता हूँ। हो सकता है उसकी पूरी मालूमात मेरे पास ना हो, उसका बैकग्राउंड मेरे पास मौजूद ना हो, ट्रू। और मैं उस चीज़ को आगे बढ़ा दूँ अपने एंगल के साथ जो गलत हो, और उस गलत एंगल की वजह से किसी का नुकसान हो जाए। तो व्यूअर को इस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि आप पार्ट बन चुके हो अब इससे, जी। इस सारी चीज़ का। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप खुद भी खबर बनाते हो, सिटीजन जर्नलिज्म आप जिसे कहते हैं, आप उसका हिस्सा भी हो, और किसी सोर्स से लेकर भी आगे भेज रहे जी। हो। मिसाल के तौर पर आपको कोई एक्सीडेंट की खबर मिलती है और उसमें खुदा न ख्वास्ता किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इखलाकी तौर पर उसके घर वालों को आपसे पता नहीं चलना चाहिए। सही। आपको नहीं पता कि उसकी माँ, उसका बाप, उसके बहन भाई किस मर्ज़ में मुब्तला है, किस परेशानी में है, और ये खबर उसको अगर अचानक आपसे मिली तो उसके उसके ऊपर क्या क्या असर। कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो जी। इस तरह से हर चीज़ को चेक करने के बाद, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करने के बाद उस खबर को आपने आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब पूरी सोसाइटी इसका हिस्सा है। और जो जर्नलिस्ट है उसकी तो ज़ाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी, उसकी तो एक ट्रेनिंग है, जी। लेकिन अब आपको भी ट्रेन होना चाहिए। अच्छा, कंपेयर कैसे करते हैं न्यूज़ एंकरिंग को एंड प्रोग्राम एंकरिंग को? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। एंड एक अच्छा न्यूज़ एंकर या न्यूज़ कास्टर जो है प्रोग्राम एंकर बन सकता है, और ऑफ कोर्स आपने वो प्रूव भी किया है। लेकिन आजकल जो लोग हैं जो डायरेक्टली ही प्रोग्राम एंकरिंग की तरफ आ रहे हैं, टेल अस अबाउट दिस शिफ्ट बेसिकली, कि आपको लगता है कि एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू प्रोग्राम एंकर की तरफ आना चाहिए, या अगर किसी के अंदर देखिए, किसी में वो एबिलिटी है? तो आना चाहिए। जी। मेरा ताल्लुक सहाफ़त से नहीं था, मैं सीट पे बैठा। आमिर साहब कितना भी मेरे पीछे खड़े होते, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सही। ठीक है, आपको कहीं कोई भी किसी हॉट सीट पे बिठा दे, आप नहीं चल सकते। बदकिस्मती से हमारे यहाँ न्यूज़ एंकरिंग को वो अहमियत हासिल नहीं है जो प्रोग्राम एंकरिंग को हासिल है, और वो भी स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम को। आप वेस्ट में देखें, आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे न्यूज़ एंकरिंग में, वो न्यूज़ एंकरिंग ही करते हैं, वो न्यूज़ एंकर हैं। CNN को देखें, BBC को देखें, आप अल जज़ीरा को देखें, आप DW को देखें, वॉइस ऑफ अमेरिका को देखें। हमारे यहाँ देखते हैं कि जी शक्ल कैसी है, एज कितनी है, यंग बच्चे बच्चियाँ हैं, भले उनके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, हालांकि सबसे पहले खबर उनके पास आ रही है, सबसे पहले एनालाइज उनको करना है। प्रोग्राम एंकर को कहीं बाद में जाके एनालाइज करना है, 3-4 घंटे गुजर जाएंगे तब। तो आपको इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए अपने न्यूज़ एंकर के ऊपर। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि वो न्यूज़ एंकर को वो अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से फिर न्यूज़ एंकर जो है एक वक्त गुजरने के बाद समझता है कि मैं ऑब्सोलीट हो जाऊँगा, अब नए बच्चे मेरी जगह ले लेंगे। जी। तो फिर वो परेशानी में प्रोग्राम की तरफ जाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में परेशान होता है, और फिर कोई ऐसा फ़ैसला करता है, उसमें कोई कामयाब होता है, कोई नाकाम हो जाता है। तो मैं तो इदारों को कहूँगा कि उनको बुनियादी तौर पर अपने न्यूज़ एंकर्स को उनकी एज नहीं देखनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि न्यूज़ एक बहुत सीरियस बिज़नेस है, कि वो किस तरह से अपने व्यूवर की तरह पहुँचाना चाहते हैं उसको। बच्चे बच्चियाँ जो नए आ रहे हैं, अगर मैं 2002 से एंकरिंग कर रहा था तो 2012 तक मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस था। सही। 20 तक मेरे पास जो है वो 18 साल का एक्सपीरियंस था। इन 18 सालों में पाकिस्तान में जितने इलेक्शंस हुए, जितनी पॉलिटिकल तब्दीलियाँ आईं, जितनी तबाहियाँ आईं, आफतें आईं, प्लेन क्रैश हुए, जो कुछ हुआ वो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है। अब जब खबर मेरे सामने आएगी तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ और होगा, और उस बच्चे का एक्सपीरियंस कुछ और होगा। लेकिन आप तैयार नहीं हैं न्यूज़ एंकर को पर इन्वेस्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको संभालने के लिए। अच्छा मसूद साहब, जैसे आपने मेंशन किया कि न्यूज़ एंकरिंग जो है बहुत ही एक टीडियस एंड एक बहुत ही रिलायबिलिटी की एक जॉब है, एंड इसके साथ प्रोग्राम एंकरिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। रिसेंटली हमने ये भी केसेस देखे कि कुछ लोग जो प्रोग्राम एंकरिंग में आए वो बहुत कम अर्सा प्रोग्राम एंकरिंग में रहे, उसके बाद उन्होंने या तो प्रोग्राम छोड़ दिया या वो यूट्यूब पर चले गए। यूट्यूब पर आने के बाद कुछ ऐसे एंकर्स हैं जिनको प्रोग्राम के अंदर शायद वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी जो उनको यूट्यूब की फ़ैन बेस ने दी, एंड ख़ासतौर से उनकी जो व्यूअरशिप थी वो काफ़ी बढ़ी। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये क्या है, चैनल उनको सही तरह से पोर्ट्रे नहीं कर रहा था, या उनका जो मैसेज है वो उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा था जो वो यूट्यूब पे अब दे रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहा है? चैनल्स की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, और ऑथेंटिसिटी और उन पॉलिसीज़ के दरमियान रहकर आपको खबर दे देनी, ये एक आर्ट है। वहाँ पर अगर आप सर्वाइव करते हैं तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। यूट्यूब पर पॉडकास्ट करते वक्त आपके ऊपर कोई चेक नहीं है, आप थंबनेल कुछ रखते हैं, अंदर कुछ और होता है। एब्सोल्युटली। आप शुरू में इंट्रो कुछ और देते हैं, बाद में कुछ निकलता ही नहीं है उसके अंदर से।
तो असल में बहुत से लोगों को चीट कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो वो एक अलग टेक्निक है, एक अलग साइंस है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं और आप सारी दुनिया जानती है। तो शायद जो वहाँ नहीं चल पाते वो यहाँ आकर सनसनी फैलाकर कुछ ऐसी बातें करके कि जी अब मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है, और आपको कुछ नहीं पता होता कि जेल में क्या हो रहा है उसके साथ, और आखिर में आपको इसी की कोई ट्वीट शूट बता के निकल जाती हैं। तो एक ये कुछ लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी खबर में ऑथेंटिक भी होती है उनकी खबर, लेकिन अमूमी तौर पर ये रुझान मैंने अब तक यूट्यूब में वीलॉग्स करने वालों में नहीं देखा। मसूद साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि ख़ास तौर से जो मीडियम है वो रिप्लेस शायद ना हो, लेकिन ऑफ कोर्स ऑल्टरनेट उसका आ जाएगा मीडियम का। टेल अस अबाउट दिस कि आजकल चैनल्स के लिए मेन स्ट्रीम जो टीवी चैनल चल रहे हैं उनके भी अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। तो आजकल यूट्यूब या डिजिटल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल के लिए भी, क्योंकि अक्सर हम भी जो आप न्यूज़ देख रहे होते हैं वो हम उसके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर या यूट्यूब के देख रहे होते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स की अगर हम बात करें। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए यही बात यही थी कि वही इदारे होंगे, मीडियम तब्दील हो गया है। ठीक है। पहले आपको कामरान खान का शो देखने के लिए 10 बजे टीवी के सामने बैठना था, या खबरनामा सुनने के लिए 9 बजे टीवी के सामने बैठना था। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने कामों से फारिग हो, जब आपको टाइम मिले आप जाके देख लें, तो ये आसानी हो गई है। तो डेफिनेटली अब मीडिया का मीडियम तब्दील हो गया है जी। और मीडियम तब्दील हो गया है तो एडवर्टाइजमेंट भी उस तरफ चली गई है, लोगों का रुझान भी उस तरफ चला गया है, व्यूवरशिप भी उस तरफ चली गई है। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तब्दील हो रही है, देखिए ना, पहले टेरिटोरियल चैनल्स हुआ करते थे जो आपको टीवी एंटीना पर आ जाते थे, फिर आपके पास सैटेलाइट आ गई, घरों पे डिशें लगी होती थी, फिर उसके बाद आपके पास केबल आ गए, फिर केबल ख़त्म होकर अब इंटरनेट आ गया, और इंटरनेट के बाद अब आपके हाथ में फ़ोन आ गया। तो ये तब्दीली तो होती रहेगी, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, और वो है एक ऑथेंटिक तरीक़ाकार सहाफ़त के वो उसूल जो पहले दिन से राइज हैं, वो तब्दील नहीं होंगे। अच्छा मसूद साहब, न्यूज़ इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी अंटिल 2018। थोड़ा सा ये बताइएगा कि 2018 के बाद ऐसा क्या हुआ है कि ये जो रेस है ये कम हो गई? इज़ इट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजर्स, जैसे आपने मेंशन किया कि एडवर्टाइजर्स का रुझान भी चेंज हो रहा है और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, या जो चैनल्स आ रहे थे या जो ग्रो जिस स्पीड से कर रही थी वो स्पीड कम हो गई है? आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? एकदम से एक धमाका हुआ है, सोशल मीडिया का धमाका, ओके। और इस धमाके को समझने के लिए शायद हम तैयार नहीं थे। कुछ लोग तैयार थे, कुछ तैयार नहीं थे, और इसका असर ना सिर्फ टीवी चैनल्स पर आया है, हमारी सियासत पर आया है, हमारे माशरे पर आया है, हमारी माशरत पर आया है। हर चीज़ में तब्दीली आई है। कुछ लोगों ने उसको उसके साथ कोप कर लिया है अपने आप को, और कुछ उसको समझ नहीं पाए। तो अब खासी हद तक लोग समझ चुके हैं। वही बात कि मीडियम अब ये है, और इस तरफ पैसा भी इस तरफ है, लोगों का रुझान भी इस तरफ है, व्यूवरशिप भी इस तरफ है, तो अब लोग इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और वो लोग जो ख़बरों से इफ़ेक्ट होते थे या फ़ायदा उठाते थे, उनको भी समझ में आ गया है कि अब वो टीवी जो घर में स्क्रीन लगी हुई है वो काफ़ी नहीं है, अब दूसरा भी सोर्स है। तो ना सिर्फ ये कि अब चैनल्स अपना काम कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सेल्स चलाती हैं, इंडिविजुअल्स पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनके मीडिया सेल्स होते हैं, फिर वो प्राइवेट लोगों से मदद लेते हैं। तो एक धमाका हुआ है। उस धमाके के बाद अब गर्द छट रही है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। अच्छा मसूद साहब, अगर मीडिया इंडस्ट्री के पीक की बात करें एंड स्पेसिफिकली न्यूज़ इंडस्ट्री के पीक की बात करें, तो ये पीक कभी आया था, ये पीक अभी चल रहा है, या ये अभी एक डाउनफॉल का टाइम है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। पीक से मेरा मुराद है कि एक टाइम पे ऐसी न्यूज़ आती थी कि जो कि बहुत ऑथेंटिक होती थी, लेकिन अब जो न्यूज़ है वो कोई एक नॉर्मल बात भी होती है, उसकी एक न्यूज़ बनी हुई होती है, यानी ब्रेकिंग न्यूज़ करके, मतलब देयर वाज अ सर्टेन इंपॉर्टेंस ऑफ दैट ब्रेकिंग न्यूज़, और वो जो एक कैप्शन था या एक आप उसको कह लें टिकर था, तो उसकी एक वर्थ थी। लेकिन अब हर खबर ही न्यूज़ अलर्ट या ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं हो सकती। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए ना, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो ख़तरनाक होती है। जब चैनल्स ने देखा कि अब बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, तो उन्होंने फिर नए तरीक़ाकार शुरू किए। किसी ने अपनी हेडलाइंस आधे घंटे की कर दी। कोई सेंस नहीं बनता यार, आधे घंटे की हेडलाइंस चल रही हैं। म्यूज़िक की इंटेंसिटी मैंने अक्सर नोट किया है। इंटेंसिटी बढ़ गई, किसी की शादी हो रही है तो उस पे गाने चल रहे हैं, गीत माला चल रहे हैं। यानी चैनल्स ने इवेंट्स को उठाकर बनाकर बेचना शुरू कर दिया, और उससे व्यूवरशिप ग्रैब करना शुरू कर दी। और ये कहाँ हुआ भाई? शोएब मलिक की शादी हो रही है तो चैनल्स शादी पर लगे हुए हैं।
अच्छा कहीं सैलाब आ गया है तो फिर वो एक अलग मोड में चले गए, वो उसमें कहानी के साथ साथ ड्रामा भी डालना शुरू कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। और कोई वाक़या है, मुहर्रम आ गए तो जी आप एक और ख़ास मोड में चले गए, रमज़ान आ गया तो आप एक ख़ास उसी मोड में चले गए, और फिर बढ़ते चले गए, तो आपकी अपनी जो पहचान थी वो खो जाती है। आप न्यूज़ चैनल हैं, आप न्यूज़ चैनल रहें, आप एंटरटेनमेंट चैनल हैं, आप एंटरटेनमेंट चैनल रहें। तो वो एक मिक्सअप सा हो गया, लोग उससे फेड अप हो गए। उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो पूरी सोसाइटी को हुआ। आपको किसी भी चैनल में अब एक प्रोग्राम की प्रॉपर एफपीसी नहीं मिलेगी कि जी बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग है, ये बड़ों के लिए प्रोग्रामिंग है, ये कैरियर काउंसलिंग के लिए है, ये बिजनेस के लिए है। एक अजीब सी चीज़ है कि हर चैनल पर एक वक्त में एक ही चीज़ चल रही है, और वो पॉलिटिक्स है। वेरी ट्रू। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये वजह है कि अब डाउनफॉल आया। अब जैसे आप हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, उनको नहीं चाहिए वो कंटेंट। ट्रू। दूसरे लोग काम कर रहे हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं, सीरियस गुफ्तगू की तरफ जा रहे हैं, ये मजाक है, ये नहीं चलेगा। अच्छा मसूद साहब, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। यू हैव सीन इन दिस इंडस्ट्री देयर वर मल्टीपल चैनल्स जो आए, उन्होंने अपना एक मार्क बनाया, वो बंद हो गए, एंड सम चैनल्स जिनके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं और थे, एंड उनके पास बेस्ट टीम भी थी, उसके बावजूद वो चैनल जो है सस्टेन नहीं कर पाए और बंद हो गए। इसके पीछे क्या रीज़न है, थोड़ा सा इसके बारे में? मल्टीपल रीजंस मुझे समझ में आते हैं, मैं सारे तो नहीं जानता, मगर जितने मैं जानता हूँ, एक तो ये कि जो लोग चैनल्स ख़रीदते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास पैसा है और वो समझते हैं पार है, उन्होंने इस चक्कर में वो चैनल ख़रीद लिया कि वो एक पॉलिटिक्स में या बिजनेस में कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, और एक ताकत तो है ना, मीडिया की ताकत तो है, वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ले लिया। और लेने के बाद वो ये समझते हैं कि जी बड़े बड़े महंगे महंगे लोगों को रख लेंगे तो काम चल जाएगा बस, और फिर वो अपना जहन भी उसके अंदर अप्लाई करते हैं, प्रोफेशनल पे छोड़ते नहीं ये चीज़ें। अब वो बड़े बड़े लोग आकर, किसी ने 50 लाख ले लिए, किसी ने 60 लाख महीने के ले लिए, किसी ने ज़्यादा ले लिए, किसी ने कम ले लिए, इतना बड़ा आपने बजट बना लिया जो कि 8-10 लोगों को चला गया। बाकी जो आपका स्टाफ है वो 25% में आपका चल रहा है, बाकी 75% भी 8-10 लोग, ये 8-10 लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया, कुछ नहीं करके दिया, और आप लुट गए। फिर आपको पता चला यार मेरी तो फिजिबिलिटी नहीं थी, अब तो मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया, अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, अब तो मैं कंगाल हो रहा हूँ। आपने सब बंद कर दिया और सबकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई। और ये अक्सर चैनल्स के साथ हुआ है, जो इस वक्त चल रहे हैं उनके साथ भी हुआ है। शुरू में सबने ये एक्सपीरियंस किया है, फिर उनको अकल में वो हो ऐसा हो गया, एक टीम फारिग हुई, 2 टीम फारिग सिर्फ हुई। हैवी वेट्स को लाना जो है एक आपका सोल्यूशन नहीं है किसी भी नहीं चैनल है, को चलाने का। नहीं है। इवन अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि 2-3 चैनल्स शुरू हुए और वो बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने यही किया कि हैवी वेट्स को लाके बिठाया और बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे बिठाया, और नीचे सिस्टम ही मौजूद नहीं है। तो ये ट्रू। अप्रोच उनकी। और फिर आप इन्वेस्टर हैं, आपको चाहिए आप इन्वेस्ट करने के बाद प्रोफेशनल के हाथ में दे दें, वो चला लेंगे। आप काम करते हैं जी, कोई चमड़े की फैक्ट्री चलाते हैं, कोई घी की फैक्ट्री चलाते हैं, कोई और काम करते हैं, रियल एस्टेट वाले भी रियल काफी एस्टेट, आप रियल एस्टेट को समझते हैं, जी। आप उसमें बहुत माहिर होंगे, लेकिन आप मीडिया में माहिर नहीं हैं। आपको उधर प्रोफेशनल को छोड़ना चाहिए, उन पे एतमाद करना चाहिए। अच्छा, प्रोफेशनल में भी एक ऐसा तबका है जिसका काम ही 20 साल से ये है कि वो चैनल लॉन्च कर के वक्त आता है, और उस वक्त वो अच्छा खासा चूना लगाता है, और लॉन्च के वक्त वो मौजूद नहीं होता, और हर चैनल्स के लॉन्च शुरू की टीम में वो उसका हिस्सा होता है। ठीक है। और लोगों को समझ में नहीं आता कि यार ये लोग कभी किसी एक चैनल की लॉन्च के वक्त तो मौजूद नहीं थे। शुरू में आते हैं जी, हम क्रिएटिव पे काम कर रहे हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लोगों पे काम कर रहे हैं, करते फिर उनको समझ में आता है ये तो काम ही नहीं हो रहा, वो अपने पैसे बनाते निकल जाते हैं। तो जो भी चैनल ले, मैं तो खासे लोगों के साथ बल्कि एक चैनल लॉन्च भी करवा चुका हूँ एज हेड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो जिसको भी काम करवाना हो तो उसको सोचना चाहिए कि प्रोफेशनल्स को ले, अपना माइंड अप्लाई ना करे। जब चैनल चल जाए उसको थोड़ी सी तब्दीली करनी हो तो उसमें बात कर ले, ज़्यादा बात ना करें उसके। अच्छा, इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज मसूद साहब के? एक तो ये चीज़ हो गई कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग थे, पैसे लगाए उन्होंने, वो एक नई चीज़ चल पाई, लेकिन डू यू थिंक एक लैक ऑफ नॉलेज बहुत बड़ा एक रीज़न है इस सिचुएशन पे आने का, कि उनको चैनल अल्टीमेटली बंद करना पड़ जाता है? भाई देखिए, आप बिजनेस करेंगे तो एक फिजिबिलिटी बनाएंगे ना, कि मेरे पास 500 लोग काम करेंगे या 200 लोग काम करेंगे या 50 लोग काम करेंगे, इनको मैं कम से कम 2.5-3 साल तनख्वाह दूंगा, उसके बाद मेरा साइकिल बनेगा जी। एडवर्टाइजमेंट का,
फिर मेरे पास पैसे आने शुरू होंगे, तो फिर मैं कहीं ब्रेक इवन पर आऊँगा। अगर आपके पास ये बुनियादी नॉलेज ही मौजूद नहीं है और आप इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं इस साइंस को, तो आप टीवी चैनल क्या, आप तो करियाने की दुकान भी नहीं चला सकते। ट्रू। तो इस पर आपको पहले काम करना चाहिए ना। अच्छा मसूद साहब, यू हैव बीन वर्किंग विद अ लॉट ऑफ चैनल्स एंड ऑफ कोर्स आपने सारे चैनल्स का एक इन्वायरमेंट भी फील किया होगा। एज एन इंडिविजुअल जो बंदा बिल्कुल एक नया किसी चैनल पे आता है, टेल अस अबाउट दिस कि एक चैनल का इन्वायरमेंट कितना मैटर करता है किसी की पर्सनल ग्रोथ के लिए। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर किसी चैनल का उसको हेड करने वाला बंदा मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, तो समझ लें आपकी तो लग गई। क्योंकि वो अपने नीचे कमज़ोर लोगों को रखेगा और वो डरा हुआ रहेगा। और न्यूज़ में डर नहीं होता, न्यूज़ में करज होती है। जी। आपके पास कितना भी प्रेशर हो, आपने खबर देनी है, अपने व्यूअर के साथ आपने इंसाफ करना है, अब उसका रास्ता आपको निकालना है। तो अगर हेड करने वाला बंदा डरा हुआ है, तो फिर नीचे तो सब कोई भी काम नहीं कर पाएगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि ऊपर जो बंदा है वो कमज़ोर है, उसकी ग्रोथ सिर्फ इस वजह से कि वो किसी ताल्लुक़ की वजह से बैठा हुआ है। तो बहुत मैटर करता है कि माहौल कैसा है, दरवाजे खुले होने चाहिए। सहाफ़ी छोटा बड़ा नहीं होता, खबर छोटी बड़ी होती है। किसी नए एब्सोल्युटली। रिपोर्टर के पास बहुत बड़ी खबर हो सकती है, वही उस वक्त का बड़ा सहाफ़ी है। मैं अगर 21 साल से काम कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बड़ा सहाफ़ी हूँ। हाँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर खबर मेरे पास पड़ी है तो मैं बड़ा सहाफ़ी हूँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जहाँ पर इस चीज़ को नहीं समझा जाता, तो ये माहौल मौजूद नहीं होता, तो वहाँ पर फिर खबर की अहमियत नहीं होती, इंडिविजुअल्स की अहमियत होती है और माहौल अच्छा नहीं होता। अच्छा मसूद साहब, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ यू जिसके अंदर आपने जो है फील्ड रिपोर्टिंग भी की हुई है, एंड फील्ड रिपोर्टिंग में ऐसी रिपोर्टिंग हमने कुछ ऐसी फुटेजेस भी देखी हैं जहाँ पे सम हाउ लोगों को बैक स्टोरीज नहीं पता, लेकिन एज वी हैव डिस्कस बिफोर द प्रोग्राम कि उसमें आपको लाइव थ्रेट्स भी थे। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंसेस वर्किंग ऑन फील्ड, एंड स्पेसिफिकली हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने रिपोर्टिंग की है, एंड द मोस्ट चैलेंजिंग वंस इन फैक्ट। पाकिस्तान में तो कहीं पर भी काम करना बहुत चैलेंजिंग है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ पर सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा कत्ल किया गया है। ग़ालिबन उस फ़हरिस्त में नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा सहाफ़ी आपके इस्लामाबाद में कत्ल किए गए, दूसरे नंबर पर सिंध में कत्ल किए गए, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। तो दुनिया में ख़तरनाक तरीन मुल्कों में सहाफ़त के लिए एक पाकिस्तान है इस वक्त भी। अ, पाकिस्तान में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रही, अमन नहीं रहा। हम 2002 की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम अगर 90s की बात करें तो 90s में कराची में खून खराबा हुआ करता था, यहाँ ऑपरेशंस हुआ करते थे, बोरीबंद लाशें और वो सारी चीज़ें। अम, वो वक्त भी कोई आसान नहीं था। फिर जब टीवी शुरू हुआ, मैं कराची से मैंने काम शुरू किया तो यहाँ पर MKM का ज़माना था और रोज़ाना कत्ल गारत होती थी, हड़तालें होती थी और मैं सोशो पॉलिटिकल शोज़ किया करता था। तो जब मैं शोज़ करता था तो कभी उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इन्वॉल्व होते थे, आ जाते थे, कभी इदारों के होते थे। तो बड़ी मासूमाना किस्म की जो है ना वो थ्रेट दिया करते थे, यार मसूद भाई नहीं करें, छोड़ दें इस चीज़ों को। आपको पता है यार 6-6 रुपए की गोली मिलती है टीटी की, वो आएगा कोई पान जब आया हुआ दुबला पतला सा, ऐसे 2 गोलियाँ मारेगा चला जाएगा। यार आपका घर है, आप कब यहाँ रहती हैं ना, फला जगह पे रहती हैं ना, इस वक्त निकलती हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ये करते हैं, आपके घर में ये लोग हैं, सबको पता होता है मसूद भाई, क्यों आप कर रहे हैं? देखिए ना रोज़ाना लाशें मिलती हैं यहाँ पर। तो इस तरह से थ्रेड आया करती थी। तो हम भी नौजवानी का आलम था, देखेंगे यार मरना तो है एक दिन, तो किया करते थे। भारत, ये तो कराची का मामला था। लियारी ऑपरेशन हुआ, लियारी ऑपरेशन में हुआ ये कि क्रॉस फायर हुआ और एक हमारे कैमरामैन थे, उनकी गोलियां लगीं और उनके सारा अंदर से निकल के चीज़ें बाहर आ गईं, उनको लेके अस्पताल भागना, खून खराबा देखना, अपने सामने लोगों को गोलियां लगते हुए मरते हुए देखना, पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनको रॉकेट लॉन्चर से उड़ते हुए देखना। सवात में ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर लाशों को चौकों पे लटका हुआ देखना, गर्दन अलग हुई देखना। जिस होटल में आप रह रहे हैं उस पर फायरिंग हो रही है, आप फर्श पे पड़े हुए हैं, फ़ोन कर रहे हैं तालिबान को कि भाई तुमसे तो पूछ कर आए थे, वो कह रहे हम नहीं हैं,
अपनी आर्मी को कर रहे हैं, भाई पूछ कर आए थे, कह रहे भाई हम भी नहीं हैं, भाई कौन है, और हम उस फायरिंग में दरमियान में पड़े हुए हैं, सुबह निकलते हैं तो देखते हैं क्या है, फिर ये फैसला करते हैं। मैं वापस कभी कहीं से नहीं आया। जब मैंने ख़तरा देखा इस तरह हुआ तो मैं बलूचिस्तान में 2005 में ज़लज़ला आया, 2015 में ज़लज़ला आया, तो मुझे भेज दिया गया ज़लज़ले पर कवरेज के लिए चले जाओ। आवारान चला गया मैं। तो आवारान की जो मेन सड़क है उसकी दाएं तरफ का जो इलाका है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, और बाएं तरफ का जो इलाका है वहाँ पर BLA का कंट्रोल है। तो एक चेक पोस्ट पर सिपाही ने मुझे कहा भाई आगे आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कहने लगे जी नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते यार? जाऊँगा मैं। कहने लगा अपनी ज़िम्मेदारी पर जाओ। तो मैंने पलट गया, यार अपनी ज़िम्मेदारी पर ही जाते हैं, तुम्हारी ज़िम्मेदारी पर नहीं जाते। निकल गया। अब नहीं पता था, ये मेरी गलती थी। मुझे वो नौजवानी का आलम और वो गुस्सा, जोश और ज़लज़ला आया हुआ, यार मुझे पहुँचना चाहिए, लोगों की मदद होगी, ख़बर दूँगा, इस जज्बे में पहुँच गए। बजाय ये कि मैं इस तरफ रहता, मैं उस तरफ उतर गया। एक पक्की बिल्डिंग थी स्कूल की, मैं उसकी छत पे चढ़ गया कि देखूँ नुकसान कितना हुआ है। देखा तो वहाँ पे मिट्टी के घर होते हैं, सब टूटे हुए थे। कोई 10-12 मोटरसाइकिलों पे लोग, क्लैशन उनके पास, थ्राया फ़ोन, और उन्होंने आकर लोड की गनें और मुझे कहा नीचे आओ। और जब मैं नीचे उतरने लगा, मैंने अपने आप को कूल डाउन किया, काम डाउन किया कि मैं उधर से छलांग लगा के भाग जाऊँ या नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरी पूरी टीम यहाँ पर है और मैं यहाँ से भागूंगा भी, इनका इलाका है, नहीं भाग सकता, नीचे आओ। जब नीचे आया तो मैंने उसको, जो उनका लीडर था, मैंने उसको कहा देखो तुम, उसने कहा जब मैं उतर रहा था कि इन सबको लाइन से खड़ा करो, हाथ बांधो, इनको गोलियां मारो, इनकी गाड़ियों को आग लगाओ, इनको जला दो। उसने ऑर्डर कर दिया था ये। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा देखो तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हारे इलाके में हूँ, लेकिन याद रखना यहाँ पर 10-15 साल के बाद कोई आया है। यहाँ से अगर मैं रिपोर्ट करूँगा तो लोगों को पता चलेगा कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या मसाइल हैं। तुम मुझे मार दोगे, ये खबर बनेगी, 2-3 दिन चलेगी, ख़त्म हो जाएगी, तुम उसमें कहीं नहीं होंगे। जितने दिन मैं यहाँ से रिपोर्टिंग करूँगा ये जगह डिस्कस होगी। उसकी समझ में आया। वो लड़का कराची की ही किसी मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ डॉक्टर था। इनका फिर मुझे ब्लाइंड फोल्ड किया गया, मेरी पूरी टीम को आगे लेके गए, उनके लीडर से मिले, तो उसने कहा कि जी ये हमारा मौक़िफ़। मैंने कहा मैं तुम्हारा मौक़िफ़ यहाँ से दूंगा, कराची से कट जाएगा। मैं जो कर सकता हूँ मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, मारो या छोड़ दो। उसने कहा अच्छा करो काम। मैंने कहा मैं अपना एक प्रोग्राम करता हूँ, उसमें तुम्हारा मौक़िफ़ लूँगा, अगर तुम्हारा मौक़िफ़ नहीं चला तो वो प्रोग्राम नहीं चलाऊँगा मैं। और ऐसे ही किया मैंने। उनका मौक़िफ़ नहीं चल सकता था। मैंने अपने इदारे में बहस की इसके ऊपर कि जी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। उन्होंने कहा मगर चला नहीं सकते। मैंने कहा प्रोग्राम नहीं चलाया। तो मैंने 15 दिन वहाँ काम किया। मुझे एक चारदीवारी मिली जिसके ऊपर छत नहीं थी, एक वॉशरूम था, हमारी गाड़ी में फ्रूट और पानी होता था, हमारे ड्राइवर ने एक चूल्हा बना लिया था, उस पर वो खाना बनाता था। हम शाम में जब सूरज ढलता था सो जाते थे, और सुबह चटाइयाँ बिछी होती थी, और सुबह फजर से पहले उठ जाते थे। और 15 दिन तक मैंने उस जगह पे काम किया। अब ऐसी जगह पे काम करने में मसला ये होता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ये समझती हैं कि ये दूसरी तरफ जाके मिली है, और आप इस तरफ काम कर रहे हो तो वो समझते हैं कि ये इनके लिए काम कर रहा है, तो आप बड़े वर्नरेबल होते हो। उनको मौका मिलेगा तो वो मार देंगे, इनको मौका मिलेगा तो वो मार देंगे। वो मार के इन पे इल्ज़ाम लगा देंगे, ये मार के उन पे इल्ज़ाम लगा देंगे। तो बड़ा ट्रिकी होता है आपको ऐसे इलाके में जाके काम करना। बहरहाल किया काम वहाँ पर, और ज़िंदा बच के वापस भी आ गया, और इतनी भी अकल नहीं थी कि इदारे को बताएं कि हमारे साथ क्या गुजर गई। इसी तरह मैं आपको एक और वाक़या बताऊं कि ज़िंदगी आप कहाँ-कहाँ, कभी तो ऐसा होता है कि आप खुद बेवकूफ़ी से कर लेती हैं। अब मैं एक बात कर देता हूँ, पुरानी बात हो गई है। मैं एक वॉरशिप पर काम कर रहा था। ठीक है। और सारा दिन काम किया, शाम का वक्त था, एक हेलीकॉप्टर को हमारे ऊपर से गुजर के जाना था और हमें वो शूट लेना था। और जो डेक होता है, अपर डेक, बहुत छोटा सा होता है। हम कोई 8-10 लोग उसके ऊपर खड़े हुए थे। वो हेलीकॉप्टर सी किंग हेलीकॉप्टर था, बड़ा हेलीकॉप्टर। वो बहुत नीचे आ गया। मुझे लगा अभी क्या, ये बहुत नीचे है, मगर मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा था, कैमरामैन अपने कैमरे से शूट कर रहा था। और वो आया और उसकी जो पर थे वो रेडार से टकराया और वो हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर क्रैश हो गया। एनी लोकेशन? समंदर के अंदर, बीच बीच समंदर में समंदर आपका में, ऑलरेडी गहरे सेलिंग? समंदर में हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर क्रैश हो गया। और कोई फिल्मी सीन था, वही फैन घूमता जो हुआ आ रहा है प्रोपेलर उसका, उसके जो डैमेज हुए उसकी वो वजह से? हुआ, और हम कहीं साइड पर, कोई इधर घुस चला गया, उधर चला गया, हम बच गए। इमरजेंसी हो गई, थोड़ी देर में खूब अंधेरा हो गया।
और मौजूदाना तौर पे बच गए। You have gone through a lot, and in stories के बाद of course लोगों को आइडिया हो कि how difficult journalism is basically and what actually journalism is, क्योंकि usually what we see कि एंकर जो हैं वो एक अच्छे एक अटायर में एक बहुत अच्छी एक चैनल के स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए होते हैं, but this is something that ऐसा you have नहीं है gone ना, through. देखिए 2010 2011 12 में जो सैलाब आए, मेरे लिए ज़िंदगी के मुश्किल तरीन कवरेज के दिन थे। रमज़ानों के दिन हम रोज़े में सैलाब आ चुका, बारिशें ख़त्म हो चुकी, अब गर्मी है, सड़ी हुई गर्मी, पानी जो है उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, उसमें सांप बिच्छू सब हैं, लोग अंदर फंसे हुए हैं। आप पानी के अंदर पैर रखते हैं तो आपके जिस्म से खारिश शुरू हो जाती है। आप उस एनवायरनमेंट के अंदर, आपको खाना नहीं मिल रहा, आपको पानी नहीं मिल रहा, और आप वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं और यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी क्या है। जब मैं वापस आता हूँ तो पता चलता है कि मेरे प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं और इदारा मुझे कहता है कि आप चले जाएं इस वक्त लाहौर, वहाँ पर डेंगू आ गया है। मैंने कहा भाई मैं तो खुद इस वक्त सर्वाइव कर रहा हूँ। तो मजाक में हमारे उस वक्त जो हेड थे मरहूम अंसार नकवी साहब, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, कहने लगे यार ना तेरे अम्मा ना अब्बा शादी वादी तूने की नहीं, तेरे आगे पीछे कोई है नहीं, चला जा यार। तो मजाक करते थे, ख्याल बहुत करते थे, और आज तक जितने भी कुलीग हैं पुराने नए सब कोड़ा करते हैं, मगर जज्बा इतना होता था चले जाया करते थे। गए डेंगू कवर कर रहे हैं, वहाँ से पता चला कि कोई और जगह कहीं और दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, कुछ हो गया, वहाँ चले गए। तो एक बैग मेरे पास हमेशा तैयार रहता था, उसके अंदर मेरी सारी चीज़ें होती थी। अगर आंसू गैस हो जाए, फायर हो, तो मुझे क्या करना है, लाठी चार्ज एक हो, किट बनाई हुई एक थी किट आपने? बनाई हुई थी, उसमें फर्स्ट Emergency एड भी kit. था, उसमें कपड़े भी थे, उसके अंदर कुछ चने भी रखे हुए हैं, तो पानी भी रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें एक फ़ौजी अंदाज में कि यार ये बैग उठाना है और चले जाना है। मसूद साहब, एआई एंकर्स के बारे में बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो अब एंकर्स रेडी हो रहे हैं, इंडिया ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। इनफैक्ट हमने चाइना और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर देखा है कि वो बज़ाहिर तौर पे बिल्कुल एक रियल एंकर होता है या होती है, एंड वो खबरें भी उसी तरह दे रही होती है, दे रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर में ऑफ कोर्स चैनल्स कॉस्ट कट डाउन करने के लिए, टॉकिंग अबाउट द एशियन साइड और पाकिस्तानी इंडियन साइड जो हमारा है, ये लोग अब ज़्यादा क्या एआई एंकर्स की तरफ आएंगे, या आपको लगता है कि उनकी एक अलग इंपॉर्टेंस रहेंगी, या जो रियल एंकर्स हैं वो ऑफ कोर्स अपनी जियो इंपॉर्टेंस बोट शुरू हुआ था किसी ज़माने में, एक ग्राफिकल बोट रिप्रेजेंटेशन की? बोट होता था और बोट खबरें सुनाया करता था। हमारा दोस्त दानिश शरीफ उसकी आवाज़ में वो चला करता था, तो वो खासा पुराना आइडिया है। देखिए एआई जो है ना, वो तो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। और जितने भी इसके माहिरीन हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जब भी अगर इसको किसी रेगुलेशन के तहत आगे नहीं बढ़ाया गया तो ये पूरी दुनिया की जॉब्स खा जाएगा। हमें नहीं पता कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। और फ़िलहाल तो ये एक्सपीरियंस आप करके देख लें, अभी ये तो इतनी एडवांसमेंट नहीं है, अभी तो जी। चलना मुश्किल है, लेकिन ये बातें तो हो रही हैं कि आने वाले वक्त में मशीनें काम करेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, घर भी ऐसे ही होंगे, दफातर भी ऐसे होंगे, और लोगों के लिए नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर लोगों के लिए नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी तो लोग क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में इंसान खुद ही फैसला कर लेगा कि उसे कहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है और कहाँ तक नहीं करना। और अगर नहीं करेंगे तो उसके क्या नुकसानात होंगे हम ये भी जानते हैं, और करेंगे तो उसके क्या क्या लेकिन ऑफ नुकसानात कोर्स होंगे। एज आपने मेंशन किया कि नुकसानात तो हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हमने काफ़ी हद तक देखे हैं, एंड ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ों के बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव देखिए ना, एस्पेक्ट के बारे अगर में आप बात की नॉलेज जा उससे सकती लेते है। हैं जी। और अपने कामों में आसानी चाहते हैं तो एक अलग बात। अगर आप वर्क फोर्स को ख़त्म कर देते हैं तो क्या दुनिया से लोगों को ख़त्म कर देना है? क्या करना है? तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना आपको। माशरे में जो दौलत की तकसीम है वो तो इंसाफ के साथ करनी है ना। उसको तो आप नहीं रोक सकते कि एक आदमी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए सारी दुनिया पे रूल करे और एक आदमी को सांस लेने के भी लाले पड़े हों, तो ऐसा तो नहीं होना ना। तो कोई बैलेंस तो कहीं कायम करना है। तो मेरे ख्याल में डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे लोग। हम अपनी पॉडकास्ट के थोड़ा सा एंड में आ चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी अमेजिंग कॉन्वर्जेशन विद यू मसूद साहब। थोड़ा सा बताएं, जो अभी जो नए लोग ख़ासतौर से न्यूज़ इंडस्ट्री में आ रहे हैं, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो आपको लगता है ऑब्सलीट नहीं होंगी आने वाले कुछ सालों में? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग सेम चीज़ें
पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उनका रियल वर्ल्ड में अब कोई ताल्लुक रहा नहीं है या बहुत ही जल्द वो ऑब्सलीट हो जाएगी चीज़ जो कि काम नहीं आएगी उनके, तो कौन सी ऐसी न्यूज़ इंडस्ट्री में फील्ड्स हैं जिसकी तरफ अब लोगों को जाना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो मैस कम्युनिकेशन में पढ़ाया जा रहा है जो कुछ, हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं था। जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट था वहाँ पर यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर वो लोग एडमिशन लेते थे जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता था। ठीक है। ना इस फील्ड में पैसे थे, ना इस में बड़ा कोई काम था। लोग शादियाँ नहीं करते थे ऐसे लोगों से जो सहाफ़त करते थे, क्योंकि ना आने का वक्त, ना जाने का वक्त। उनको बहुत बेहतर तौर पे पता है, टेक्नोलॉजी का भी पता है और फील्ड्स का भी पता है। जो चीज़ें ऑब्सलीट हो रही हैं, लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। और ऑब्सलीट क्या हो रहा है? कभी खत्ताती हुआ करती थी, वो जी। ऑब्सलीट हो गई है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई है। जो सॉफ्टवेयर हैं वो अपडेट हो जाएंगे, कैमराज अपडेट हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाएगी, DSNGs ख़त्म हो जाएंगी, शायद कोई और चीज़ आ जाएगी। तो यही होगा, मगर काम तो उसी तरह से चलेगा। तो मेरे ख्याल में जो लोग भी आएँ उनको सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई मकसद होना चाहिए। पैसे कमाना ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि परवरदिगार ने हमें इसलिए पैदा किया है कि वो देखता है कि आप किस तरह का अमल करते हो। वेरी ट्रू। तो आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में उस अमल को करना सीखो, और जिस फील्ड में भी जाओ, जाहिर सी बात है कि आपको खल्क़ खुदा के लिए काम करना है, आपको इस दुनिया की बेहतरी के लिए काम करना है। आप बिज़नेस में हैं, आप न्यूज़ में हैं, आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, तो आपका काम वो है दरअसल पैसे कमाना। जैसे मैंने अपना बताया कि मैं किस तरह से मीडिया में आया और किस तरह से मेरे एक के बाद एक रास्ते खुलते चले गए। जी। फैसला करते वक्त मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा इस फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका क्या आएगा। मैंने सिर्फ फैसला ये किया कि मैं किस मकसद के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे मेरे वालिद ने कहा कि यार तुम बहुत बाहर रह लिए, वापस आ जाओ, तो मैंने ये नहीं देखा कि मेरा कैरियर क्या है। मैंने देखा कि मेरे पास मेरे वालिद ने कहा है मुझे उधर पहुँचना है, और उनके इंतकाल से पहले मैं उनके साथ रहा। जो उनकी खिदमत कर सकता था मैं नहीं कर पाया शायद, मगर जो कर सकता था मैं आखिर में उनके साथ था। तो जब फैसले करें तो इंसानियत की बुनियाद पे करें, आप बड़े मुतमईन रहेंगे ज़िंदगी में। और पैसा जितना आपके नसीब का है, ना उससे एक पाई कम, ना एक पाई ज़्यादा, ना कोई आपको दे सकता है, ना कोई आपसे ले सकता है। वो तो आपकी किस्मत है। दैट्स अ वेरी मोटिवेटिंग थॉट। मसूद साहब, एंडिंग हम करेंगे आपके शेर से। ऑफ कोर्स आपका ताल्लुक जो है वो शायरी से बहुत ज़्यादा है, सो वी वुड डेफिनेटली लाइक टू हैव समथिंग फ्रॉम यू। हक बात किस तरह से अदा हो ज़बान से, उलझे हुए हैं कश्मकशे जिस्मो जान से। घर तो बदल लिया है मगर दिल का क्या करें, यादें जुड़ी हुई हैं पुराने मकान से। वाह। और बच्चा तो अपने बाप की गुर्बत पे चुप रहा, लेकिन खिलौना चीख रहा था दुकान से। वाह वाह। बेताब हूं कि ताकत परवास कब मिले, कोई बुला रहा है मुझे आसमान से। ज़बरदस्त। सर अपना औजेदार पे था बाद मर्ग भी, पिन्हा गुरूर इश्क में एक आन बान से। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच मसूद साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, एंड और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके वो डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त थे सुनने के लिए, एंड ऑफ कोर्स फ्राइटनिंग भी थे एक हद तक। एंड फॉर व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, अगर हमने कोई क्वेश्चंस मिस कर दिए मसूद साहब से, यू कैन डेफिनेटली राइट अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम कोशिश करेंगे कि एक और सेशन रखें मसूद साहब के साथ ताकि हम और डिटेल में कुछ चीज़ें डिस्कस करें। एंड विद दैट, दिस इज न्यूज़ साइनिंग ऑफ with this podcast. Till then, take care.